दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज आप इसका पहला भाग पढ़ेंगे जिसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश तथा देशांतर, चट्टानें एवं ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी तथा महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी सार संग्रह विश्व का भूगोल भाग 1। सबसे पहले हम ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों सौरमंडल में जो सूर्य है वो केंद्र में है और जो ग्रह होते हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी सौरमंडल में हमारे कुल 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। दोस्तों सूर्य की दूरी के अनुसार जो क्रम है उसको आप एक सेंटेंस के द्वारा याद कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला है वह है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से मरकरी, वेरी से वीनस, एफिशिएंट यानी अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्ड से सैटर्न, अस से यूरेनस और नट्स से नेपच्यून। दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और जो मंगल हैं इन ग्रहों को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन ग्रहों को आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य अथवा जोवियन ग्रह कहा जाता है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह प्रेटी एक क्षुद्र ग्रह प्रेटी है जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाई जाती है। दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत क्या है? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था जिसे कि सिंगुलैरिटी कहा गया। और इस पिंड में एक महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ जो कि अनवरत जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी किससे संबंधित है? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। दोस्तों तारों का रंग जो है वो किसका सूचक होता है? तारों का रंग उसके ताप का सूचक होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य जो कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस प्रकार की है? तो ये अंडाकार या सर्पिलाकार यानी स्पाइरल रूप में है हमारी आकाशगंगा जिसका नाम दुग्ध मेखला है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कापरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीले और ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ये है ओरियन नेबुला। और तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु ज्ञात की जाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। तो सबसे पहली अवधारणा है जो क्लॉडियस टालमी, ये मिस्र और यूनान से संबंधित रहे 140 ईस्वी में। क्लॉडियस टालमी ने सबसे पहले भू केंद्रित अवधारणा यानी जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया था और इस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा खगोल शास्त्री निकोलस कापरनिकस द्वारा प्रतिपादित की गई। पोलैंड के निवासी थे और 1543 में इन्होंने अपनी पुस्तक कमेंटेलस में सूर्य केंद्रित अवधारणा यानी हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। दोस्तों बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा किया गया था जो कि एक पादरी थे। अब आइए देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में। सूर्य से न्यूनतम दूरी। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो सूर्य की है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर।
पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से औसत दूरी सूर्य की जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और आयतन इसका पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है और तलीय गुरुत्व जो है सूर्य का वो पृथ्वी पर उपस्थित गुरुत्व का लगभग 28 गुना अधिक है। और केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। रासायनिक संगठन सूर्य का ये है कि इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। फोटोस्फीयर ताप क्या है? तो सूर्य के सतह का ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का ताप, तो दोस्तों सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के धब्बों का ताप जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्जा उत्सर्जन, तो सूर्य जो है 10 टू द पावर 26 जूल प्रति सेकेंड यानी 10 टू द पावर 26 जे पर सेकेंड ये ऊर्जा उत्सर्जन करता है। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है और सूर्य का अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि जो है 25.38 दिन है, ये मध्य रेखा के सामत, और 33 दिन जो है वो ध्रुवों के सापेक्ष है। सूर्य की आयु दोस्तों 5 बिलियन वर्ष लगभग है और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष। और सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? ये नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। तो सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ हैं वो गैसीय और प्लाज्मा स्टेटस में पाए जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो ये 4.24 प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण यानी रोटेशन कहा जाता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, परिभ्रमण वो है जो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना होता है और परिक्रमण वह होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। दिन रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन रात होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे अप्रकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। आकाश में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो ये 88 तारामंडल हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आकार में बृहस्पति है, दूसरे स्थान पर शनि, तीसरे पर अरुण, चौथे पर वरुण, पांचवें स्थान पर हमारी पृथ्वी है आकार के अनुसार, छठे पर शुक्र है और सातवें स्थान पर मंगल और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। यदि घनत्व के अनुसार देखा जाए ग्रहों का अवरोही क्रम, तो सर्वाधिक घनत्व हमारी पृथ्वी का है, दूसरे स्थान पर बुध है, फिर तीसरे स्थान पर शुक्र, चौथे पर मंगल, पांचवें पर वरुण, छठे स्थान पर बृहस्पति है, सातवें स्थान पर अरुण और आठवें स्थान पर शनि है। यानी शनि का घनत्व सबसे कम है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों आंतरिक या पार्थिव ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य या बृहस्पति या जोवियन ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे कम दूरी पर सूर्य के बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर उससे अधिक दूरी पर पृथ्वी है, फिर मंगल, उसके बाद पांचवें स्थान पर बृहस्पति, छठे पे शनि, सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण है।
सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है। दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है। दोस्तों, बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम और वरुण का सबसे अधिक है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, तो दोस्तों परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम जो है वो बृहस्पति पहले स्थान पर, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। दोस्तों, पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्यों को देख लेते हैं। पृथ्वी की आकृति जो है वो भूआभ यानी जॉयड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास इसका 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास 12,756 किलोमीटर, इसकी ध्रुवीय परिधि या घेरा 40,008 किलोमीटर है। विषुवत रेखी परिधि पृथ्वी की 40,075 किलोमीटर और द्रव्यमान जो है 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का जलीय भाग 71% यानी 3/4 भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। स्थलीय भाग 29% है। पृथ्वी का आयतन 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर है। औसत घनत्व पृथ्वी का 5.52, ये पानी के घनत्व के सापेक्ष, और पृथ्वी की अनुमानित आयु दोस्तों 4.6 बिलियन वर्ष है। पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर और परिभ्रमण समय जो है ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। परिक्रमण समय पृथ्वी का 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। पृथ्वी का जो परिक्रमण वेग है ये है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये है 96 करोड़ किलोमीटर और सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश आने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकेंड यानी लगभग 500 सेकेंड होता है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर जो कि माउंट एवरेस्ट की है और समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर मेरियाना ट्रेंच की है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति और शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। हीरक वलय या डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर हीरक वलय का जो है दृश्य देखा जा सकता है। दोस्तों, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। आगे देखते हैं कि वे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ये हैं बुध और शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर। हेल, बॉप और हेली क्या हैं? ये कामेट यानी पुच्छल तारा हैं। अब आइए देखते हैं ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी से निकटतम ग्रह बुध है। पृथ्वी से निकटतम जो है ग्रह होता है ये शुक्र है। दोस्तों, सूर्य से निकटतम ग्रह आपका बुध है, लेकिन पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है और सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है ये शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे अधिक चमकीला तो ये शुक्र है और शुक्र का तापमान भी सबसे अधिक है। लाल ग्रह या रेड प्लैनेट मंगल है। भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार शुक्र को, शाम का तारा या इवनिंग स्टार शुक्र है और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन शुक्र है। इसके अलावा छल्ले वाले वलय युक्त ग्रह कौन से हैं? तो ये शनि और अरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह आपका बुध है और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह ये अरुण है और धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण गति शुक्र की है। समान परिभ्रमण और परिक्रमण गति वाला ग्रह ये शुक्र है।
पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल है और पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह आपका ये मंगल है। दोस्तों, पृथ्वी से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह जो हैं ये शुक्र और अरुण हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह आपका अरुण है और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है और वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है ये शुक्र और वरुण हैं। शुक्र और अरुण इसलिए क्योंकि यहाँ पर या इनकी गति पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण की गति होती है। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जीवन युक्त ग्रह होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट या हरित गृह। और बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित है? ये सिलिकेट का बना हुआ है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। अरुण को सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस को। और किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? ये मंगल ग्रह का जो है ये दिनमान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। और वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये है साइरस। और सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये टाइटन है। दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रभामंडल यानी फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? चंद्रमा पर। फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये मंगल के उपग्रह हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ क्षत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल मानी जाती है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस। कृष्ण विवर या ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण ये है कि ब्लैक होल जो है कृष्ण छिद्र, इसका घनत्व उच्चतम होता है। अगला है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर उसका 1/6 भाग रह जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो ये ब्लैक होल परिघटना, कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र इसको कहा जाता है। दोस्तों, कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल थियोरी को प्रतिपादित करने वाले जो खगोल शास्त्री हैं वो हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। और एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? दोस्तों, इसको नक्षत्र कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ये है इकारस। और तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी मापन की इकाई है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई जाने वाली गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो ये सप्तर्षि तारामंडल या अर्सा मेजर और ग्रेट बियर तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? इनको क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। उल्का किसे कहते हैं? उल्का टूटते हुए तारे यानी शूटिंग स्टार को कहा जाता है। अब आइए देखते हैं
ग्रह तो और उनके उपग्रहों की संख्या, पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, बृहस्पति के दोस्तों 79 यानी 79 उपग्रह हैं, शनि के सर्वाधिक 82 उपग्रह हैं, अरुण के 27 और वरुण के 14 उपग्रह हैं। दोस्तों 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फारमेन और जे संकलिन द्वारा ओजोन होल की खोज की गई थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जोसेफ फारमेन का आता है। अब आइए देखते हैं पृथ्वी की गतियां और अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी हैं? तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष भर दिन और रात किस स्थान पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। और कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? ये विषुवत रेखा पर। यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से ऋतु परिवर्तन चक्र को दिखाया गया है कि किस प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन होता है। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सभी जगह पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसके अलावा 22 दिसंबर की जो स्थिति होती है वहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तथा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कोण कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो झुकाव कोण है वो 23.5 डिग्री है। उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून को, और याद रखिएगा दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ा दिन है और इसी दिन विश्व योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उपसौर या अपसौर किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों उपसौर या पेरीहिलियन उसे कहा जाता है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर या एपीहिलियन पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीष्म अयनांत या समर सॉल्स्टिटाइस प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? तो ये 21 जून को होता है। और दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? ये 21 जून को। वार्षिक तापांतर यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है। प्रधान यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन और विषुवत रेखा का प्रच्छेदन बिंदु कहाँ स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में है। दोस्तों 0 डिग्री या 0 अक्षांश और 0 अंश देशांतर बिंदु का प्रच्छेदन अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर दिखाई देती है सूर्योदय की पहली किरण भारत में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। और पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा ये प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करती है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में दिखाया गया है। देखिए उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको दिखाया गया है। और यहाँ पर जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर की ओर कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कही जाती है। और विषुवत रेखा के दक्षिणी तरफ मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है और 66.5 डिग्री
डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। 0 डिग्री जो रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। और 90 डिग्री जो अक्षांश है इनको उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दोस्तों 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर तरफ 5 डिग्री और दक्षिण की तरफ 5 डिग्री जो अक्षांशीय पेटी है उसे शांत या क्वाइट लैटिट्यूड कहा जाता है। विषुवत रेखा पर स्थित कुल देश कितने हैं? दोस्तों विषुवत रेखा पर प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। ये देश दोस्तों 13 देश हैं जो कि विषुवत रेखा पर स्थित हैं। देखिए, साओ टाम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील ये विषुवत रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित देश जो हैं वो 18 देश हैं। कर्क रेखा पर कुल 18 देश हैं। हवाई द्वीप, मॉरिटानिया, लीबिया, भारत, ओमान, माली, चाड, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बहामास, अल्जीरिया, मिस्र, म्यांमार, मैक्सिको, नाइजर, सऊदी अरब, बांग्लादेश और ताइवान ये 18 देश ये कर्क रेखा पर स्थित हैं। और याद रखिएगा भारत भी कर्क रेखा पर स्थित है। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित जो देश हैं ये जो है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर स्थित कुल देशों की संख्या 12 है। इसमें ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोगा और नामीबिया हैं। तो ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश हैं। आप इनको बार बार पढ़ के और नोट करके तैयार कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू मध्य है? यह है बेरिंग। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, ये 46.6%। और यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? ये 6 घंटे का अंतर होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है तो वो किस देशांतर पर स्थित है? तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अश्व अक्षांश या हार्स लैटिट्यूड किसे कहा जाता है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है यानी इंटरनल एरिया है उसमें क्रोड, निकिल और लोहे की मात्रा होती है। यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग का जो क्रोड है वो निकिल और लोहे से बना होता है। निकिल का जो फार्मूला है वो Na है, लोहे का Fe है, तो इसे शार्ट में निफे कहा जाता है। दोस्तों जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तो किस देशांतर रेखा पर सुबह 6:30 बजे होंगे? 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। और पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। यह विद्वान किस विचारक का विचार है? ओ स्मिथ का। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि। और जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तो उसी समय ग्रीनविच माध्य समय पर 3 बजे प्रातः होता है तो उस स्थान की देशांतर रेखा कितनी होगी? तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूरब होगी। दोस्तों विश्व को कुल कितने समय कटिबंध या टाइम जोन्स में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन्स में विश्व को बांटा गया है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या है? तो ये आर्कटिक वृत्त कहा जाता है उत्तरी ध्रुव की तरफ। और 66.5 डिग्री दक्षिणी को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ये है
81। इसमें विषुवत रेखा भी शामिल है, 90 अक्षांश ऊपर और 90 अक्षांश नीचे हैं। तो कुल मिलाकर 181 अक्षांश हैं विषुवत रेखा को लेकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा का निर्धारण किया जाता है। ये देशांतर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये कुल GMT या अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा जो है ये कुल 8 देशों से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। दोस्तों भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर का दूरी होती है। अगला प्रश्न चट्टानों और ज्वालामुखी से संबंधित है। चट्टानों का वर्गीकरण, तो दोस्तों चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती हैं? तो आग्नेय चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं। काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? आग्नेय चट्टानों से। संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं? तो लगभग 75% भाग पर। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित शैलें कौन सी होती हैं? दोस्तों ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस, बेसाल्ट के रूपांतरण से एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट के रूपांतरण से शिस्ट का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों से निर्मित जो शैलें हैं, शैल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, बालुका पत्थर से क्वार्ट्जराइट, कांग्लोमेरेट से क्वार्ट्जराइट और बिटुमिन कोयला से ग्रेफाइट और हीरा का परिवर्तन होता है। रूपांतरित शैलों के पुनः रूपांतरण से कौन सी शैलें निर्मित होती हैं? स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से शिस्ट और ग्रेबो से सर्पेंटाइन जो है ये शैलें निर्मित होती हैं। रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों से रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों चट्टानों के निर्माण में 8 मुख्य तत्वों का योगदान होता है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? तो रूपांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर होती हैं। और पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? प्लूटोनिक चट्टानें। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है और इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें भी निकलती हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। दोस्तों ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, गैस और जलवाष्प। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सबसे पहले गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। विखंडित पदार्थ। दोस्तों धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े और मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े और बड़े आकार के टुकड़े जिनको कि ब्रेशिया कहा जाता है, ये सभी बाहर धरातल पर निकलते हैं। और तीसरा भाग है लावा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है या निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान कहलाता है। दोस्तों आग्नेय और अवसादी चट्टानों का जो संगठन या कंपोजिशन है और स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के रूपांतरण से होता है।
किस प्रकार के लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है? अम्लीय लावा में। और अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप में स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? ये शांत ज्वालामुखी है। यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी का जो उद्गार है और ज्वालामुखी जो है वो कैसे बनता है, तो ये जो आंतरिक भाग या सबसे निचला भाग है उसको बैथोलिथ कहा जाता है। और जो ज्वालामुखी का ये भाग है इसको देखिए किस प्रकार से लावा के प्रवाह से पठार बना है, इसमें से लावा और अन्य गैसें निकलती हैं। आश्रित शंकु है और इसके अलावा जो यहाँ पे पदार्थ गिर के ठंडे होते हैं वो लावा ठंडा होकर बेसाल्ट के रूप में जम जाता है। दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये किलायु ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप पर है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्राम्बोली को, जो सिसिली द्वीप पर है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एब्रुस या माउंट इरेबस। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन से हैं? देमवंद और कोह सुल्तान, ये ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी हैं। दोस्तों यूरेशियन प्लेट अफ्रीका और इंडियन प्लेट के मध्य महाद्वीपीय पेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी शंकु के ऊपर से निकलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति क्या कहलाती है? तो ये क्रेटर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड और शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है? तो ये मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के उदाहरण हैं। अगला जो है इसमें विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी का नाम दिया गया है और ये कहाँ पर स्थित हैं। देखिए कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, केलुचेस्काया रूस में है, ब्रेंगेल पर्वत अलास्का में, कैमरून ज्वालामुखी कैमरून में, इरेबस अंटार्कटिका में, निरागोनगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, इलियामना ये अलेतुआन श्रेणी संयुक्त राज्य अमेरिका में, एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप इटली में है, माउंट बेकर कास्केड रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका में, चिल्लन ज्वालामुखी चिली में, माउंट न्यामुरागिरा कांगो में स्थित है, विल्ला रिका चिली में, माउंट रुहापेहू न्यूजीलैंड में, और पोरक मैक्सिको में, असामा जापान में, सेंट हेलेंस पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्याउरोहोए न्यूजीलैंड में, हवला आइसलैंड में, विशुबियस ज्वालामुखी इटली नेपल्स की खाड़ी में, किलायु हवाई में, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली में लिपारी द्वीप पर भूमध्य सागर में स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये कोटोपैक्सी है। और ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। ये 4 भाग हैं परिप्रशांत महासागरीय मेखलाएं, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, और अंतराप्लेटीय या इंट्राप्लेट वोल्केनिज्म। दोस्तों क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की ए वैली ऑफ थाउजेंड्स स्मोक्स कहा जाता है। तो अलास्का के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं भूकंप और सुनामी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों भूकंप के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो इसमें ज्वालामुखी क्रिया, भ्रंश और संपीड़न की क्रिया, समास्थिक समायोजन या भूसंतुलन, प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया और प्लेट विवर्तन की क्रिया शामिल हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप तरंगों का संचरण होता है और भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। दोस्तों प्राथमिक और लंबवत तरंगे यानी प्राइमरी एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसे कहते हैं? पी तरंगों को। यस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती हैं? तो इनको अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे या ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है।
यल तरंगे जो होती हैं इनको धरातली तरंगों की गति सबसे कम लेकिन तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक और तीव्रता सबसे कम होती है। दोस्तों, भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की है? ये अक्टूबर 2007 में। और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। दोस्तों, भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। राशि फोरेल स्केल, इस पैमाने पर 1 से 11 तक के मापक रखे गए हैं। मार्केली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से 12 तक के मापक हैं। और रिक्टर स्केल जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, यह लघुगणकीय मापक है जिसको तीव्रता 0 से 10 तक होती है। और रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता को दर्शाती है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपी तरंगे अनुभव की जाती हैं? तो भूकंप केंद्र पर। और किस स्थान पर विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? पार्क फील्ड, कैलिफोर्निया को विश्व की भूकंप राजधानी या द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भूकंप के प्रकार, दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार भूकंप के प्रकार: छिछले केंद्र वाले भूकंप जिनकी गहराई 0 से 35 किलोमीटर होती है। मध्यम केंद्र वाले भूकंप, इनकी गहराई 35 से 75 और 100 किलोमीटर तक होती है। गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर तक गहराई होती है। और पातालीय केंद्र वाले भूकंप जो होते हैं 350 से 700 किलोमीटर इनकी गहराई होती है। दोस्तों, भूकंप अधिकेंद्र या एपी सेंटर से 150 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये भूकंपीय छाया क्षेत्र या सिस्मिक शैडो एरिया कहा जाता है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है। और किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी? तो ये दोस्तों प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो ये है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। दोस्तों, पी तरंगे, जो पी भूकंपी तरंगे होती हैं, ये ठोस के साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं, लेकिन ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। अब आइए देखते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये देखिए विश्व का जो मानचित्र है, इसमें महासागर और महाद्वीपों को दिया गया है। एशिया महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और देखिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अंटार्कटिका को भी और एक महाद्वीप है छोटा, ये ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप है। और यहाँ पर एक द्वीप दिख रहा है ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही अनुक्रम यानी बड़े से छोटे का क्रम क्या है? तो ये देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ये है तिरात जभी, लगभग 54 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है, इजराइल में स्थित है। और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान -45 डिग्री सेल्सियस कौन सा है? ये बरखोनियास का साइबेरिया, रूस में स्थित है। दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? ये उत्तरी अमेरिका में है। और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की कौन सी नहर विभाजित करती है? ये है पनामा नहर, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को विभाजित करती है। महाद्वीप या कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कैसे अलग हुए हैं? प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया के माध्यम से। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? ये है दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। दोस्तों, पूरी तरह से बर्फ से ढके रहने के कारण या हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत या व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये है यूरोप। और अफ्रीका महाद्वीप से होकर दोस्तों विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं।
प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश भूमि जो है वो पठारी है और उपयोग के योग्य नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है पॉलिनेशिया क्या है? दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया देशों को संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा जाता है। तो ओशिनियन कंट्रीज किन्हें है कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीपों को संयुक्त रूप से ओशिनिया कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल, एनसीईआरटी सार संग्रह का पहला भाग। इसके अन्य 2 भाग और हम कवर करेंगे जो आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसको। आप इसके 2 अन्य भागों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अन्य इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल पर आप हमारे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।